नमस्कार सभी को। आज एक नई सीरीज के साथ स्टार्टिंग कर रहे हैं आपके रे ऑप्टिक्स पीवाई की सीरीज, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है हमारे उन बच्चों के लिए जो बोर्ड एग्जामिनेशन और अपने प्री बोर्ड से डर रहे हैं। और उनको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो आज क्लियरली आपको पैटर्न दिखा रहा हूँ कि रे ऑप्टिक्स में आज तक किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2025 के बोर्ड के क्वेश्चन को भी इसमें इंक्लूड किया गया है, जो कि आपके 2025 के फाइनल बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। तो प्री बोर्ड का एग्जाम हो या बोर्ड का एग्जाम हो, डरने की जरूरत नहीं है। भौतिक स्टडी के साथ जुड़े रहिए, आपको एकदम नीचे से लेके ऊपर तक पहुंचा के ही मानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पीवाईक्यू रे ऑप्टिक्स सीरीज की। स्टार्ट करने से पहले आपको पता एक ही चीज बता दूं, इस सीरीज को करने से पहले आपको सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए। बाय चांस अगर किसी बच्चे को, हमारे प्यारे से भोले से बच्चे को, अगर फॉर्मूले के बारे में थोड़ी कंफ्यूजन है तो टेंशन मतलब बेटा, भौतिक स्टडी प्लेलिस्ट में जाके वहां पे आपको रे ऑप्टिक्स के सारे फॉर्मूले विद सारे कंसेप्ट आपको मिलने वाले हैं। वो भी आपको आधे घंटे के अंदर सारे के सारे फॉर्मूले समझा देंगे। गैदरिंग पावर अपनी स्ट्रॉन्ग रखो, मजा आ जाएगा और कुछ भी नहीं है। तो वो सीरीज को देख लेना, और अगर आपको फॉर्मूले आते हैं देन वेल एंड गुड। आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि हम लोग उठा रहे हैं 2016 के एग्जाम से, 2 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आते थे भाई, तो देख लो, बिल्कुल रे ऑप्टिक्स एनालाइज कर लो, और जिनको फॉर्मूले आते हैं वो फटाफट सोल्व करना शुरू करो। तो यहाँ पे आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी सिखा दी जाएगी। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म इन द सिचुएशन शोन द फिगर। ऐसा अच्छा लगता है मेरे को क्वेश्चन, जहाँ पर सिर्फ डायग्राम दे दिया जाता है, कोई फालतू की कहानी नहीं जाती। अब देखो बेटा, आपको पता होगा रे ऑप्टिक्स में प्रॉब्लम न्यूमेरिकल नहीं है। रे ऑप्टिक्स में प्रॉब्लम होता है साइन कन्वेंशन। यही समझ नहीं आता क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव। तो बेटा देखो, इस पॉइंट को कंसिडर कर लेते हैं पी। वैसे तो मिरर के केस में से पोल भी बोला जाता है, यहाँ पर भी आप पोल कंसिडर कर सकते हो। तो रूल ये कहता है कि पोल के लेफ्ट हैंड साइड की सारी चीजें जो होती है वो नेगेटिव ली जाती है। अब लेफ्ट हैंड साइड की सारी चीजों का नेगेटिव और राइट हैंड साइड की सारी चीजें पॉजिटिव। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जैसे ओ का मतलब ऑब्जेक्ट है, तो यू की वैल्यू आपको 40 नहीं लेनी बेटा, यू की वैल्यू लेनी है -40 सेंटीमीटर। सी कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू जो दे रखी है आपको 20 दे रखी है, तो बेटा 20 मत लेना, -20 सेंटीमीटर लेना, खत्म कहानी। ये आपको पता होना चाहिए। हाइट ऑफ इमेज आपको दे रखा है क्वेश्चन में, सॉरी हाइट ऑफ इमेज कह रहे हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर, और आपको हाइट ऑफ इमेज को कैलकुलेट करना है कि कितनी आएगी। बिल्कुल सिंपल सादा सरल क्वेश्चन। ये डायरेक्ट केस है, ना ही ये मिरर का केस है, ना ही ये लेंस का केस है। जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उन्हें अच्छे से पता है, ये रिफ्रैक्शन है, रेयर टू डेंसर मीडियम वाला, जिसका अपना एक फॉर्मूला होता है μ2 by v माइनस का μ1 by u विच इज इक्वल टू μ2 माइनस का μ1 अपॉन में r करके सिंपली वैल्यू पुट करोगे, आंसर गलत आने के चांस 0% है। μ2 की वैल्यू आपकी 1.33 अपॉन में v कैलकुलेट कर लेते हैं पहले, माइनस का μ1 की वैल्यू एयर है, 1 ही दे रखी है तो 1 ले लेंगे, u की वैल्यू आपकी माइनस का 40 विच इज इक्वल टू μ2 माइनस का μ1 यानी कि 1.33 माइनस का 1, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको कितना दे रखा है माइनस का 20। सिंपल सादी कैलकुलेशन का यूज करो, 2 मिनट में आपके हाथ में आपका आंसर मिल जाएगा। तो जाएगा आपका 1.33 v माइनस माइनस प्लस 1/40, एंड 1.33 में से 1 गया तो कितना बचेगा बेटा 0.33। माइनस का साइन नीचे अच्छा कभी नहीं लगता, इसको ऊपर लिख लेना। अपॉन में क्या बचेगा 20। और अगर आपने सही से कैलकुलेशन कर ली तो बेटा ये 1/40 उधर जाएगा, 1.33 by v विच इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 0.33 अपॉन में 20 माइनस का 1/40, एंड सही से एलसीएम लिया तो 40, इसको 2 से मल्टीप्लाई 0.66 माइनस का 1 यानी कि माइनस का 1.66 अपॉन में 40, एंड छोटी सी मल्टीप्लीकेशन करनी है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो आ जाएगा बेटा 40 मल्टीप्लाई 1.33 अपॉन में माइनस का 1.66, और इसको अगर आप काट के सोल्व करेंगे तो आएगा 0.1 यानी कि 40 से डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 32 सेंटीमीटर। खत्म हो गई कहानी। ये निकल के आया v। और v से एच आई कैसे निकाला जाता है? तो आपको याद होगा मिरर और लेंस के केस में बेटा आपने मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, मिरर और लेंस के केस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता था? हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज इक्वल टू v बाई यू। बट ये केस ना ही मिरर को इंडिकेट कर रहा है ना ही लेंस को इंडिकेट कर रहा है। तो बेटा यहाँ पर मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में 2 अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहे हैं। तो आपकी नॉलेज के लिए आपको बता दूं कि यहाँ पर मल्टीप्लाई किया जाता है μ1 और यहाँ पर मल्टीप्लाई किया जाता है आपका μ2 करके। और इस फॉर्मूले के लिए अगर आपको और डिटेल में जानना है कि इसमें μ1 μ2 कब मल्टीप्लाई कैसे मल्टीप्लाई किया जाना है, तो यह बहुत ही स्टडी वाली फॉर्मूले वाली इसमें इसको देख लीजिएगा। बाकी जिन बच्चों ने फॉर्मूला देख रखा है आगे बढ़ते हैं, और जिन्होंने नहीं देखा वो ध्यान रखेगा। हमें हाइट ऑफ इमेज कैलकुलेट करनी है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दे रखा है 1.5 विच इज इक्वल टू μ1 की वैल्यू 1 ही है, v की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं माइनस का
32, म्यू2 की वैल्यू 1.33 और यू की वैल्यू माइनस का 40। अगर आप इसको सही से काट लेते हैं, नेगेटिव से नेगेटिव करके और थोड़ी बहुत कैलकुलेशन अगर आप सही से करेंगे तो हाइट ऑफ इमेज अप्रोक्सली आ जाएगी 0.9 सेंटीमीटर। तो सारे बच्चे इसको कैलकुलेशन को खुद से जरूर कर लीजिएगा, और खासतौर पे हमारे बायो वाले बच्चे जो कि ये थोड़ा कतराते हैं भाई, तो देख लो 2 नंबर में ऐसी कैलकुलेशन भी आपकी आ जाती है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि इस समय टाइम सबका इंपॉर्टेंट है, आपका भी टाइम इंपॉर्टेंट है और हमारा भी टाइम इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट इसको 1 सेकंड लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस तरह से है, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू एन इक्विलेटरल प्रिज्म। अब जो बच्चे पढ़ चुके हैं, जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज देख रखी है या हमारे फॉर्मूले वाली सीरीज देख रखी है या जो हमसे पढ़ते हैं उनको अच्छे से पता है भैया, पूरे इंडिया के अंदर ही इक्विलेटरल प्रिज्म का इस्तेमाल करते हैं। 90% स्कूल्स में आपको इक्विलेटरल प्रिज्म मिलता है। इक्विलेटरल प्रिज्म का मतलब क्या होता है? जिसके एंगल की वैल्यू होती है बेटा 60 डिग्री, इसको बोलते हैं इक्विलेटरल प्रिज्म करके। ए का मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या क्या रहा है? क्वेश्चन क्या रहा है कि भाई ऐसा है, एक रे जो है पास हो रही है इक्विलेटरल प्रिज्म से इन सच अ मैनर, ये रही रे पास हो रही है, इंसिडेंस इज इक्वल टू इमरजेंस। अब जिन बच्चों ने डेरिवेशन कर रखी है उन्हें अच्छे से पता है भाई, यहाँ पर 2 एंगल बनते थे, एक बनता था इंसिडेंट एंगल नॉर्मल के साथ, उसके बाद रिफ्रैक्शन के कारण एक बनता था इमर्ज आउट एंगल, जिससे रे क्या हो जाती थी बाहर। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई दिमाग मत लगाओ, आंसर निकालो। कहता है कि इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस, यानी कि एंगल आई एंगल ई के बराबर है। मान लिया, एंड ईच ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू 3/4 ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म, यानी कि दोनों के दोनों जो है किसके बराबर है? 3/4 ऑफ ए। और जैसा कि आपको बता दिया गया कि इक्विलेटरल प्रिज्म का मतलब ही होता है कि एंगल ऑफ ए की वैल्यू कितनी होगी? 60। तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं, एंगल आई इक्वल टू एंगल ई विच इज इक्वल टू 3/4 इंटू 60। और बच्चे को पता है भाई, इसको काटोगे थोड़ा सा तो आ जाएगा आपका 45 डिग्री। तो एंगल आई एंगल ई के बराबर है जो कि 45 डिग्री। अब मुझसे पूछ क्या रहे, कहता है एंगल ऑफ डेविएशन बताओ। 3 फॉर्मूले होते थे प्रिज्म के, तीनों के तीनों याद रखना। इसमें लगने वाला है भाई आपका पहला ही फॉर्मूला लगेगा, डेल्टा इज इक्वल टू होता है एंगल आई प्लस का एंगल ई माइनस का एंगल ए, ये रिलेशन होता है डेल्टा। अच्छा, डेल्टा का मतलब डेविएशन, डेविएशन का मतलब रे जितनी बैंड कर रही है उसको बोलते हैं डेविएशन बोलते हैं, ठीक है। प्रिज्म के अंदर अगर रे बैंड नहीं करती तो सीधी निकल जाती है, लेकिन वो क्या करके? बैंड करके। तो कितना बैंड करके? डेविएशन कहलाता है। आई की वैल्यू 45, ई की वैल्यू 45, ए की वैल्यू 60। सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 30 डिग्री। एकदम सिंपल सादी सरल। बे मतलब कुछ लोग बदनाम करते हैं कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल टिपिकल है, देख लो भाई एकदम इजी होते हैं, बस थोड़ा सा फॉर्मूला और कंसेप्ट आपको आना चाहिए। चलिए स्क्रीनशॉट लेके चलेगा, अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्रिटिकल एंगल का क्वेश्चन आ गया भाई 2015, 2 नंबर का क्वेश्चन। अब कुछ बच्चे बोलेंगे तो बहुत पुराना क्वेश्चन है बेटा। ओल्ड इज ऑलवेज गोल्ड। अब गोल्ड को चाहे तो बेटा घर की अलमारी में रख दो, तिजोरी में रख दो, या फिर ज्यादा गोल्ड है तो दीवारों के अंदर गाड़ के रख दो। गोल्ड की कीमत डे बाय डे बढ़ती है। हो सकता है ये आपके एग्जाम में आपको धप्पा कर जाए। क्यों कर जाए? इस क्वेश्चन में देखना, एक लाइन आएगी जो आप बोलोगे यार ऐसा भी कुछ है क्या, ऐसा भी कुछ था रे ऑप्टिक्स में जो हमने ध्यान नहीं दिया। तो देखो बेटा, क्रिटिकल एंगल ऑफ अ सर्टेन वेवलेंथ ऑफ अ लाइट एंगल इज 30 डिग्री। क्रिटिकल एंगल दे रखा है, ठीक है, मुझे पता है क्रिटिकल एंगल क्या होता है, टीआईआर में हमने पढ़ा हुआ है। क्रिटिकल एंगल का मतलब होता है जब कोई रे रिफ्रैक्शन करना चाहती है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, बट कुछ कारणवश जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा हो जाता है तो भैया होता है क्या? रे रिफ्रैक्शन नहीं कर पाती। रिफ्रैक्शन मतलब सरफेस के ऊपर ही रे निकल जाती है, यानी कि रिफ्रैक्टिव एंगल बनता है 90 डिग्री। तो इस समय इंसिडेंट एंगल को क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। एंड इसका फॉर्मूला क्या होता था? तो भाई ये भी याद करवा देते हैं, साइन आईसी इसको बोलते थे, फॉर्मूला होता था 1/μ करके। चलिए आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ऐसा क्यों मैंने बोला कि गोल्ड है। कैलकुलेट द पोलराइजिंग एंगल एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन ग्लास। अब भैया बच्चा बोलेगा यार ये पोलराइजिंग एंगल क्या चीज है? बेटा पोलराइजिंग एंगल का मतलब होता है, कभी पानी में अपनी शक्ल देखी है? वैसे मानता हूँ तुम्हारे घरों में शीशा लगा हुआ है, लेकिन कभी पानी में अपनी शक्ल देखना। तो पानी में क्या होता है? 2 केस बनते हैं, रिफ्लेक्शन भी बनता है और रिफ्रैक्शन। अच्छा पानी खाली एग्जांपल के लिए बोल रहे हो, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। तो जहां पर भी रिफ्लेक्शन भी हो रहा हो और रिफ्रैक्शन भी हो रहा हो, उसमें से जो रिफ्लेक्टेड रे होती है और रिफ्रैक्टेड होती है, दोनों के बीच में बनता है 90 डिग्री एंगल। देन रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज पोलराइजिंग एंगल बनाती है। कैसे बनाती है आइए जानते हैं। भाई सिंपल सी बात है, ये मान ली सरफेस, ये हो गई ये नॉर्मल रे आई, दिस इज नोन एज इंसिडेंट रे, आराम से बिंदास होके आ रही थी। अब जो तुमने अलग अलग केस पढ़े ना रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के, इसमें क्या होता है? यहीं पर ही रिफ्लेक्टेड रिफ्रैक्ट हो जाती है और यहीं पर ही क्या हो जाती है? रे रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्योंकि पानी में जब आप शक्ल देखते हो तो शक्ल तो बनती है और वो अंदर भी रे घुस रही होती है। तो जब ये जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे होती है
और ये वाली हो गई आपकी रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, ये एयर मान लेना, एयर का रिफ्रैक्टेड इंडेक्स बना है, इसका रिफ्रैक्टेड इंडेक्स फिलहाल म्यू मान रहा हूँ, पानी बार बार इसलिए बोल रहा हूँ एग्जांपल के तौर पे। तो बेटा ध्यान से सुनना, अगर दोनों के बीच में एंगल 90 हो जाए, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड, तो यहाँ पर ना एक एंगल बनता है और इसी एंगल को बोला जाता है पोलराइजिंग एंगल, और ये तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है, ये तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, इस आईपी को ही बोलते हैं पोलराइजिंग एंगल, रिफ्लेक्टेड वाला, ठीक है। तो यार जहाँ पर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों हो रहे हैं, आईपी का अपना एक फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सारे हमारे भोले वाले बच्चे, क्योंकि tan आईपी का अपना एक फॉर्मूला होता है, इसकी वैल्यू होती है आपकी म्यू करके। चलिए क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं, बिल्कुल सिंपल सादा है, और जिसको और डिटेल में जानना हो इसके बारे में, भाई फॉर्मूले वाली शीट रे ऑप्टिक्स का लेक्चर आराम से बिंदास होकर देख लेना, A to Z कंसेप्ट आपको दिमाग के अंदर बच जाएंगे भैया। चलिए वो कह रहा था क्रिटिकल एंगल की वैल्यू 30 देर से है, तो यहाँ पे मैं पुट कर लेता हूँ sin 30 विच इज इक्वल टू 1 बाय म्यू, sin 30 1/2 विच इज इक्वल टू 1 बाय म्यू, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई भाई आपकी 2 आ गई। ये तो बहुत सिंपल था। कैलकुलेट द पोलराइजिंग एंगल एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पहले पोलराइजिंग एंगल निकाल लेता हूँ, लो भैया निकल गया, tan IP विच इज इक्वल टू हो गया 2, तो IP की वैल्यू हो गई tan इनवर्स 2 करके। अब भैया कोई बच्चा जिसको tan इनवर्स म्यू 2 की वैल्यू पता है तो वेल एंड गुड, अगर कोई बच्चा जिसको ना पता हो तो भैया बता देते हैं 63.435 डिग्री होती है। बट फिर वाई वाले बच्चे बोलेंगे यार ये क्या हो गया, अभी तक तो इतना सही चल रहा था सब, तो टेंशन मत लो भाई, ये वैल्यू अगर नहीं भी लिखोगे सीबीएसई में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट जो बच्चे जेई एडवांस वाले, हाँ आप ही की बात करो बेटा, जो आईआईटीएन है वो ध्यान रखना, निकालना सीख लेना, अपने गणित वाले टीचर को बोल देना, अदरवाइज हम लेक्चर बना देंगे कि किस तरह से निकाली जाती है। चलिए ये आ गई आपकी आईपी की वैल्यू, बात हो गई खत्म। अगला क्या कह रहा है, रिफ्रैक्शन एंगल और रिफ्रैक्शन निकालो, निकाल लेते भाई। डायग्राम की शकल देख के मुझे पता लग रहा है कि एंगल आईपी की वैल्यू प्लस 90 की वैल्यू प्लस एंगल रिफ्रैक्शन की वैल्यू 180 के बराबर होगी। आईपी 90 आर, तीनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 180, तो बस सोल्व कर लेते हैं। 90 उधर गया तो एंगल आईपी प्लस का एंगल आर विच इज इक्वल टू 90 हो जाएगा। आईपी की वैल्यू आपने कितनी निकाली है, tan इनवर्स 2 प्लस का एंगल आर विच इज इक्वल टू 90, तो एंगल आर की वैल्यू आ गई 90 माइनस का tan इनवर्स 2 करके, ठीक है। तो ये है इसका फाइनल आंसर। जो बच्चे सीबीएसई में इतना भी लिख के आएंगे वेल एंड गुड, बाकी जो बताई थी tan इनवर्स 2 की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो बच्चे भैया ध्यान रखना अपने आईआईटी के लिए लेवल के लिए तैयारी करने के लिए। चलिए स्क्रीनशॉट लेके चलिएगा, अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। लवली क्वेश्चनों की स्टार्टिंग हो गई भाई, जिसे बोलते हैं ना अब आएगा धड़ाधड़ मजा, 2018 का अगेन 2 नंबर का क्वेश्चन। अच्छा एक चीज नोटिस करो, ये दिखने में 2-2 नंबर के क्वेश्चन लग रहा है लेकिन सब में क्या है दम है, तो थोड़ा सा फोकस बनाए रखना। अब ये डायग्राम देख के कुछ बच्चे डर जाते हैं, डायग्राम थोड़ा ब्लर दिख रहा हो तो टेंशन मत लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरा का पूरा पीडीएफ दे रखा है, उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। क्या रहा इन द फॉलोइंग डायग्राम फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ L2, L2 की फोकल लेंथ निकालो। अब यहाँ पे कुछ आई डैश लिखा है, कुछ आई लिखा है, थोड़ा कंफ्यूजन सी हो रही है, तो मैं थोड़ा क्लियर कर दूं। ये है आपका लेंस L1, ये वाला लेंस है आपका L2, बाकी ये 20 सेंटीमीटर लिखा है, ये 80 सेंटीमीटर लिखा है, ये भी आपका 20 है, ये आपका 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इन सबको मैं थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ क्या क्या लिखा हुआ है। फॉर L1 के केस में आपको क्या क्या दे रखा है, ये U दे रखा है, यहाँ पे ना O लिखा था, ठीक है। ये जो है ये U की वैल्यू आपको दे रखी है, अगेन जैसा बताया लेफ्ट हैंड साइड में तो कैसे लेंगे बेटा -15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ दे रखी है L1 की कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। अब कोई बच्चा बोलेगा भैया इसको क्यों नहीं माइनस ले रहे, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा आप लोगों की तरह पॉजिटिव रहती है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, कहीं लिख लेना कॉर्नर कार्नर में। चलिए L1 के लिए मैं एक काम करता हूँ V निकाल लेता हूँ, लेंस का फॉर्मूला होता है 1/v माइनस का 1/u इज इक्वल टू 1/f, वैल्यू पुट करते हैं 1/v माइनस 15 विच इज इक्वल टू 1/20, सोल्व करेंगे तो 1/v माइनस माइनस प्लस उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो 1/20 माइनस का 1/15, एलसीएम मेरे हिसाब से 60 आएगा, ये आ जाएगा आपका माइनस का 1/60, यानी कि V की वैल्यू आ गई -60 सेंटीमीटर। इस लाइन का क्या मतलब है, V की वैल्यू -60 सेंटीमीटर का मतलब है जो आई डैश बन रहा था ना, ये इमेज थी, किसकी इमेज थी L1 वाले केस के लिए, और ये लेंथ हमारी कितनी निकल के आई है 60 सेंटीमीटर। अच्छा मैंने लेफ्ट हैंड साइड में क्यों ली, क्योंकि माइनस का था, तो माइनस का मतलब लेफ्ट हैंड साइड का होता है। चलिए आगे आपको हमेशा सारे बच्चों को एक बात पता होना चाहिए, पहले वाले लेंस की जो इमेज बनती है वो हमेशा दूसरे वाले लेंस के लिए किसकी तरह बिहेव करती है, ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करती है। ये बात मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर है O, इसकी कुछ करके इमेज अगर यहाँ बन गई, आई इमेज बन गई, और इसके आगे अगर मैं एक और लेंस लगा दूं तो बेटा इस लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट होगा, इस लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट होगा वो ये होगा, यानी कि इसकी जो इमेज होगी वो इसके लिए किसकी तरह बिहेव करेगी, ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। इसको थोड़ा सा दिमाग के अंदर बसा के रखना क्योंकि इसके बहुत सारे क्वेश्चन आज होने वाले हैं। तो भैया ऐसा है, अब मैं लिखता हूँ फॉर L2 के लिए देखते हैं क्या चीज दे रखी है। फॉर L2
अब मुझे पता लग चुका है पहले वाले की इमेज यहाँ बनी है, और ये जो इमेज है आई डैश जो ये लिखा हुआ है, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह वेव करेगी। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, यहाँ। कितना डिस्टेंस हो गया 60 और ये 20, तो ओवरऑल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 60 और 20 को जोड़ोगे तो आ जाएगा आपका 80। बट इसके आगे भी कौन सा साइन लगेगा, माइनस का, क्योंकि L2 के लेफ्ट हैंड साइड में है। ठीक है, V की बात करूं तो भैया L2 की फाइनल इमेज कहाँ पे बन रही है, यहाँ पर बन रही है, और इसकी वैल्यू कितनी रखी है 80 सेंटीमीटर। U पता लग गया, V पता लग गया। क्वेश्चन क्या कह रहा था, फोकल लेंथ निकालो, L2 की निकाल लेते। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो हो जाएगा 1/80 माइनस माइनस का 1/80 यानी कि 1/f। सोल्व करोगे तो माइनस माइनस प्लस, कोई बच्चा काट मत देना 1/80 से 1/80। ठीक है, तो हो जाएगा 1/f एंड देन 1/f की वैल्यू आ जाएगी 2/80, यानी कि फोकल लेंथ निकल के आ जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर। अगेन एक और लवली क्वेश्चन, एक और लवली क्वेश्चन, बहुत ही इजी है। एक छोटा सा कंसेप्ट की बात थी बस, कि पहले वाले की इमेज दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट। चलिए कैलकुलेशन देख लेना, किसी को थोड़ा फास्ट लग रहा हो तो टेंशन मत लो भाई, तुम भी तो 1.2x में कई बार देख के कर रहे होते हो, तो हमने पहले ही उसको 1.2x बना दिया है, तो अपना हिसाब से देख लेना, स्लो करके देख लेना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 2017 का 2 मार्क्स का क्वेश्चन। 2017 मतलब 2000 खतरा, इसको बड़ा खतरा था। ये क्वेश्चन जब आया था तो इस क्वेश्चन ने बोला था आ गए हैं हम, स्वागत नहीं करोगे हमारा, ये वो क्वेश्चन हुआ करता था। क्यों बोला जा रहा है ऐसा, तो ध्यान से देखने से। क्वेश्चन में लिखा है अ पॉइंट ऑब्जेक्ट O इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है O 30 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। किससे दूर रखा गया है, कॉन्वेक्स लेंस से। थोड़ा थोड़ा करके डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, इससे दूर 30 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है लेफ्ट साइड में। देखो लिखा हुआ है जिस लेंस की पावर है 4D टुवर्ड इट्स लेफ्ट। और हमेशा याद रखना ऑब्जेक्ट जनरली लेफ्ट में ही रखे जाते हैं, वो IIT लेवल के क्वेश्चन होते हैं जब आपको राइट में रख देता है, अदरवाइज ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखा जाता है। और कितना दूर रखा गया है 30 सेंटीमीटर, ठीक है 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख दिया मैंने 30 सेंटीमीटर। इसकी पावर दे रखी है, पावर दे रखी है कितनी दे रखी है 4 डायमीटर, तो मतलब पावर का फॉर्मूला होता है 1/f। कब, जब फोकल लेंथ मीटर में होती है, अदरवाइज होता है 100/f। कब, जब फोकल लेंथ सेंटीमीटर में होती है। मैं सेंटीमीटर में क्यों ले रहा हूँ, सारी चीजें सेंटीमीटर में लिखी है, अभी तो मैंने क्वेश्चन पढ़ना शुरू नहीं किया, लेकिन रे ऑप्टिक्स में 99.99% चीजें सेंटीमीटर में होती है। तो मैं पहले पावर से ना फोकल लेंथ निकाल लेता हूँ, 4 = 100/f। तो जो इसकी फोकल लेंथ निकल के आएगी इस लेंस की, वो आ जाएगी आपकी फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। कितना आ गया बेटा 25 सेंटीमीटर करके। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं कि इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है, ऐसा क्या बोल रहा है, ऐसा क्या जलवा दिखा रहा है कि ये क्वेश्चन टिपिकल है। टिपिकल तो खैर कुछ नहीं है, देखते रहो। इट इज ऑब्जर्व दैट व्हेन अ कॉन्वेक्स मिरर, अब जबरदस्ती इसने एक कॉन्वेक्स मिरर भी लिखा है, इज केप्ट ऑन राइट एट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। इस लाइन का मतलब है कि भैया क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए इसके राइट में एक कॉन्वेक्स मिरर को रख दिया गया। कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस प्रकार बनता है, तो ऑब्वियस ही बात है भाई कॉन्वेक्स मिरर अगर इसके बीच में घुसाओगे, इसकी कहीं ना कहीं देखो इमेज बनेगी। ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, इसका फोकस पॉइंट 25 है, यानी कि ऑब्जेक्ट 25 से पीछे रखा है, तो कहीं ना कहीं इसकी क्या बनने वाली है, इमेज बनने वाली है। कहाँ बनने वाली है उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले देख लेते हैं। अब कॉन्वेक्स मिरर रखने की वजह से इसकी इमेज क्या हो सकती है, थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। बात ऐसी है, ये लेंस है, इसकी इमेज मान लो यहाँ बन रही है आराम से, आपने बीच में कोई उंगलबाजी कर दी, इसके बीच में कोई चीज रख दी, ग्लास स्लैब रख दी, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, या कुछ भी चीज इसके बीच में रख दी, तो आपको पता है भाई इमेज में कुछ फर्क पड़ेगा, या तो थोड़ी आगे बनेगी या थोड़ी पीछे बनेगी। एग्री करते हो इस बात को, चलिए ठीक है। अब आगे की लाइन पढ़ते हैं ताकि क्वेश्चन में थोड़ी क्लियरिटी आ जाए। द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ओ फॉर्म बाय द लेंस मिरर कॉम्बिनेशन कोइंसाइड विद द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। अब प्रॉब्लम ये थी 2017 में जब ये क्वेश्चन आया था, आधे बच्चों को आज तक 2025 चल रहा है ये, ठीक है 2026 भी आ जाएगा, ठीक है 2026 के लिए चल रही है क्लास, तो भैया ऐसा है कि आधे बच्चों को समझ ही नहीं है कि लाइन का मतलब क्या है। लाइन का मतलब ये है, इस लेंस की वजह से जो इमेज बनी, इस लेंस की वजह से जो इमेज बन रही है वो कोइंसाइड कर गई इसी के साथ। कोइंसाइड करने का मतलब, कोइंसाइड करने का मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा, इमेज को कोई फर्क नहीं पड़ा, बीच में लेंस डालने के बाद भी इमेज डेविएट नहीं हुई, यानी कि या तो फैली भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मतलब क्या ऐसा हो सकता है, हाँ ऐसा एक केस में हो सकता है, ऐसा जब ही हो सकता है भाई, ऐसा केस जब ही बन सकता है, ध्यान से सुनना, ऐसा केस जब ही बन सकता है जब इससे रे निकले, नॉर्मली इसके अंदर जाए, और नॉर्मली अगर इसके अंदर चले गई तो बेटा ऐसा यहां पर इमेज बनी, ठीक है। नॉर्मली अगर इसके अंदर जाए तो ऐसा जब ही हो सकता है जब ये वाला पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर हो। कौन सा वाला पॉइंट हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्यों,
क्योंकि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर में ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो भैया ऐसा है कि रे जो होती है नॉर्मली जारी होती है, यानी कि यहाँ से नॉर्मली अगर रे आएगी तो डायरेक्टली कौन से पॉइंट में मर्ज कर जाएगी, बिंदास से कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस बात को सारे के सारे बच्चे दिमाग के अंदर बिठा के रखना, बिंदास से रे आई, ठीक है, रे को कुछ नहीं हो रहा है, ना ही ये आगे जा रही ना ही ये पीछे जा रही, इसका मतलब ये कॉन्वेक्स मिरर कुछ ऐसी पोजीशन में रखा होगा कि ये रे को डेविएट नहीं कर रहा होगा। ये लाइन यही लिखी हुई है, कोइंसाइड विद द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ का मतलब है कि कोई डेविएट नहीं कर रहा, बिंदास यही ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, यही इमेज की तरह बिहेव कर रहा है। तो इसका सिंपल ऐसे ही हो सकता है जब ये इमेज कहां पे बने, सेंटर ऑफ कर्वेचर में बने, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर में जब बनती है जब नॉर्मली आ रही होती है। सिंपल सादा फंडा है इसमें। बस अब बात कर लेते हैं इसकी, निकालना क्या है, फोकल लेंथ निकालनी है मिरर की। निकाल लेते हैं भाई, पहले मैं वी निकाल लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर लेंथ u की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में तो माइनस का 30, फोकल लेंथ आपकी कितनी हो गई 25, तो 1/v माइनस का 1/u विच इज इक्वल टू 1/f। तो वैल्यू पुट करता हूँ, 1/v मेरे को निकालना है माइनस का 1/-30 विच इज इक्वल टू 1/25। ये उधर गया माइनस माइनस प्लस, यानी कि हो जाएगा आपका 1/v इक्वल टू 1/25 माइनस का 1/30। एलसीएम कैरी कर लेंगे भाई, ये थोड़ा सा जिसे बोलते हैं 150 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 6 और 3 से 15, यानी कि आ जाएगा भाई 1/150, यानी कि v की वैल्यू आ गई 150 सेंटीमीटर। कितना आ गया बेटा, 150 सेंटीमीटर आ गया। मतलब ये जो इमेज बन रही है ये 150 सेंटीमीटर दूर बन रही है। चलिए 150 सेंटीमीटर दूर, यहाँ पर एक लाइन थी, क्या लिखा है, मिरर और लेंस के बीच का डिस्टेंस कितना है, मिरर और लेंस के बीच का डिस्टेंस दे रखा है 50 सेंटीमीटर। तो अगर ये 50 सेंटीमीटर है, ये 150 सेंटीमीटर है, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखता हूं फॉर मिरर, मिरर के लिए 100 सेंटीमीटर, एक कर्वेचर पॉइंट था, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू कितनी है 100 सेंटीमीटर। तो फोकस पॉइंट क्या होता है r/2, यानी कि कितना आ जाएगा भाई 100/2, यानी कि आंसर 50 सेंटीमीटर करके खत्म करना, सिंपल सादा। तो बस ये कोइंसाइड वाली लाइन को थोड़ा ध्यान रखना। अगर रे, कोई सी भी रे नॉर्मली अगर किसी मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर में टकराती है, तो भैया सिंपल सी बात है, रे जाके कहां पर बनती है आपकी कर्वेचर पॉइंट में। क्लियर। एक फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट लेके चलेंगे बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि आज का काम टाइम वेस्ट करना नहीं, आगे बढ़ना है भाई। क्वेश्चन नंबर 6, लवली लवली लवली, द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, मिरर के बारे में बात हो रही है भाई, मिरर को मैं ध्यान रखूंगा, इस 30 सेंटीमीटर। भैया ऐसा है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर मेरे काम का नहीं है, मैं फोकल लाइन निकाल लेता हूँ पहले r/2 करके, यानी कि आ जाएगा 30/2, यानी कि आंसर कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव ही रहेगी। आगे बात करते हैं, इट फॉर्म एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये इमेज बना रहा है विच इज हाफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है जो इमेज की हाइट है वो कितनी है, हाफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसको नीचे ले लो, HI/HO की वैल्यू दे रखी है आपको 1/2, और किसी बच्चे को पता हो तो यही मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है। मिरर के केस में यही मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, और यही बराबर होता है माइनस का v/u। कोई बच्चा ये ना बोल दे माइनस का फॉर्मूले का पार्ट है भाई, माइनस का v/u, साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करके। आगे कह रहा है, चलिए तो हो गया, फाइंड द सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द इमेज, यानी कि u और v के बीच में सेपरेशन बताओ कितना होगा। चलिए बता देते हैं, क्या दिक्कत है, वैसे बनाना चाहूँ तो बना सकता हूँ, ठीक है। कुछ इस तरह से कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये इस तरीके से बन गया, ठीक है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट होगा, फिर इस तरह से इमेज बनेगी। तो पहले मैं आराम से ना इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो v की वैल्यू निकाल लेते हैं, माइनस 2v, फॉर्मूला होता है 1/v माइनस कई जगह प्लस 1/u विच इज इक्वल टू 1/f। अब वैल्यू पुट करता हूँ, तो 1/v माइनस का 1/2v 1/15। कोई बच्चे ये ना कहते हैं कि भैया u की जगह 2v था तो माइनस यहाँ कैसा आ गया, बेटा ये माइनस था ऊपर चले गया। यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 2v एंड ये हो जाएगा आपका 2 माइनस का 1 विच इज इक्वल टू 1/15। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, तो v की वैल्यू आ जाएगी 15/2, यानी कि आ जाएगा आपका 7.5 सेंटीमीटर, यानी कि इमेज कहीं ना कहीं वर्चुअली बन रही होगी। तो यहाँ पर आपकी इमेज बन रही है v, जिसकी वैल्यू कितनी है 7.5 सेंटीमीटर। अब मेरे को निकालना क्या है, मेरे को निकालना है कि फाइंड द सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द इमेज, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो पहले ऑब्जेक्ट से लेके पोल तक का डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। कैसे निकलेगा, ये u v की वैल्यू आ गई तो u निकाल लो, u की वैल्यू कितनी है माइनस का 2v, हो जाएगा माइनस का 2 मल्टीप्लाई 7.5, यानी कि हो जाएगा माइनस का 15 सेंटीमीटर, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो कितना दूर रखा गया है 15 सेंटीमीटर। और आपको इन दोनों के बीच का क्या बताना है, सेपरेशन है। तो लो भैया 15 और 7.5 को दोनों को क्या कर लोगे, ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये 15 और 7 को जोड़ोगे तो 22.5 सेंटीमीटर। खत्म कहानी।
सिंपल, सादा, सरल, इजी है कि नहीं है? ध्यान से देख लेना भाई, इसको इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत थी नहीं। स्क्रीनशॉट लेके चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, एक और लवली क्वेश्चन की स्टार्टिंग है भाई। अथीन कन्वर्जिंग लेंस, अरे कन्वर्जिंग लेंस बोल के कंफ्यूज कर रहे हो क्या? है बच्चा समझा है कन्वर्जिंग लेंस बोल के, हमें पता है कन्वर्जिंग लेंस का मतलब क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस ही होता है। ये लो भैया, पिछला केस मिरर का था, इस बार लेंस आ गया। फोकल लेंथ दे गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे बोलो क्या है? इस प्लेस्ड कोएक्सियली, अरे कोएक्सियली का मतलब सेम एक्सिस में रखा गया है, यानी कि ये पहले एक्सिस बना लेता हूँ। इस कोएक्सियली इन कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट का मतलब चिपके हुए है, इन कॉन्टैक्ट विद अ थिन डाइवर्जिंग लेंस। अरे डाइवर्जिंग बोल के है वो है ना, पुष्पा समझ के फूल समझे क्या? अरे डाइवर्जिंग समझ के कॉन्वेक्स समझे क्या? हम कॉनकेव है रे, हम क्या है कॉनकेव, झुकेगा नहीं रे, तोड़ेगा तोड़ेगा, ठीक है। तो कह रहा है कि इसके साथ कॉन्टैक्ट में चिपका करके थोड़ा सा अलग लेंस बनाते हैं, अलग मार्कर्स बनाते हैं, स्मार्ट बोर्ड का फायदा उठाते हैं। तो भैया इसके साथ एक डाइवर्जिंग लेंस को चिपका करके रख दिया, ये तो कुछ अच्छा सा शेप बन गया वैसे। चलिए, इसकी फोकल लेंथ आपको दे रखी थी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको मैं फिलहाल F1 मान लेता हूँ, 10 सेंटीमीटर। इसे हटा देते हैं थोड़ा सा, अगर हट सकेगा तो। अरे क्या बात है, हट गया। आज तो किस्मत भी साथ दे रही है। कह रहा है फोकल लेंथ दे रखी है इसकी 15 सेंटीमीटर, डाइवर्जिंग लेंस की। अरे हमें मत समझाओ, 15 सेंटीमीटर से नल्लू समझोगे क्या? हमें अच्छे से पता है वो डाइवर्जिंग लेंस है। 15 नहीं लिखा, -15 सेंटीमीटर लिखा है, -15। याद रखना भाई, कॉन्वेक्स में पॉजिटिव और कॉनकेव के लिए नेगेटिव करके हो गए। आगे कह रहा है हाउ विल द कॉम्बिनेशन बिहेव। अब वो पूछ क्या रहा है, बिहेव किसकी तरह करेगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, खाली आंसर निकाल के छोड़ देते हैं। अब बिहेव का मतलब होता है दोनों को ऐड कर लो भाई, नेट फोकल लेंथ निकाल लो, क्या हो जाएगी 1/f1 प्लस का 1/f2, यानी कि 1/10 माइनस का 1/15। सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, इसको तो वैसे 30 भी लिख सकते हैं, 3 2 यानी कि 1/30। यानी कि भैया जो नेट फोकल लेंथ आ रही है पॉजिटिव की आ रही है, और पॉजिटिव का मतलब कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। अगेन जिस बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है थोड़ा सा पॉजिटिव नेगेटिव ये वो फलाना दिखाड़ा, पहले फॉर्मूले वाली आराम से वीडियो देख लो, वो आपको मदद नहीं करेगी, वो आपके लेवल को बढ़ा देगी, क्योंकि लेवल अप क्वेश्चन चल रहे हैं सारे के सारे। और कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। तो ये किसकी तरफ कॉम्बिनेशन बिहेव करेगा, कन्वर्जिंग लेंस की तरफ बिहेव करेगा। जस्टिफाई योर आंसर। अरे इससे ज्यादा जस्टिफाई क्या करे, बस खत्म हो गई कहानी, खत्म कहानी, सिंपल सादा सरल कहानी। तो दिक्कत, चलिए आ गए और छा गए बेटा। जब ये क्वेश्चन 2018 में देख लो, अब 3 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। अभी तक जितने क्वेश्चन चल रहे थे सब 2 नंबर के थे। जब ये क्वेश्चन आता था ना, और आप 2018 17, हालांकि बहुत पुरानी बात हो गई, 18 17 16 15, ठीक है, 2020 22 21 को छोड़ रहा हूँ भाई, वो कोरोना वाला था, ठीक है, कोरोना में तो अलग ही सीन चल रहा था। 22 हो गया, 23 हो गया। अब जिस मर्जी से पढ़ लो, जहां मर्जी, जैसे मर्जी, जिस मर्जी वीडियो लेक्चर को देख लो, ठीक है भाई। हर कोई ये क्वेश्चन को एकदम प्रायोरिटी में रखता था। रे ऑप्टिक्स की फर्स्ट प्रायोरिटी होती थी ये वाला क्वेश्चन, और सेकंड प्रायोरिटी अभी लास्ट में जो आएगा ना, इस आज की जो सीरीज में लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, ये 2 क्वेश्चन मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी में काउंट होते थे। रिपीटेड क्वेश्चन, मैं इंपोर्टेंट तो नहीं बोलूंगा क्योंकि भैया ऐसा है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अभी ये इसका ट्रेंड ज्यादा नहीं चल रहा है, बट ठीक है, हम लोग प्रायोरिटी में रख रहे हैं तो फिर इंपॉर्टेंस देंगे इसको। क्वेश्चन में करना भी कुछ नहीं है। देखो क्वेश्चन कह रहा है, यूजिंग द डाटा गिवन बिलो स्टेट 2 ऑफ द लेंस विल बी प्रिफर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप। कह रहा है भैया ये 3 लेंस दे रखे, L1 L2 L3, इनकी कुछ बातें बता रखी है। पावर दे रखी है, ये एप्ट्यून लिखा हुआ है, इसे एप्ट्यून को अपर्चर भी नाम दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हैं, अपर्चर भी बोल सकते हैं। यहाँ पे ना दिख रहा तो दिखा देते हैं, एक मिनट को, ये थोड़ा सा ग्रीन मार्कर यहाँ अच्छा चलता है। ये 1 सेंटीमीटर लिखा है, ये 8 सेंटीमीटर लिखा है, ये 1 सेंटीमीटर लिखा है। पावर दे रखी है 6 डायपटर, 3 डायपटर, और ये 10 डायपटर। ये लेंस नंबर 1 है, लेंस नंबर 2 है, लेंस नंबर 3 है। क्या रहा है, किसका इस्तेमाल करके लेंस बना, टेलीस्कोप बनाओ, किसका इस्तेमाल करके माइक्रोस्कोप। ऑल्सो इंडिकेट विच ऑफ द टू एज अ ऑब्जेक्टिव एंड द आईपीस। पहले माइक्रोस्कोप के बारे में बात कर लेते हैं। माइक्रोस्कोप खासियत क्या होती थी, माइक्रोस्कोप पहला लेंस छोटा, दूसरा लेंस बहुत बड़ा। पहले वाले लेंस को बोलते थे हम लोग ऑब्जेक्टिव, क्या नाम देते थे इसे, ऑब्जेक्टिव। दूसरे वाले को क्या नाम देते थे बेटा, आईपीस नाम देते थे। ऑब्जेक्टिव लेंस, आईपीस। पहला वाला लेंस अगर छोटा हो गया तो इनमें से छोटा ढूंढना, यानी कि जिसका अपर्चर छोटा हो। तो 2 लेंस है, L1 भी छोटा है, L2 भी छोटा है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आराम से लिख देता हूँ, ध्यान से देखना। ऑब्जेक्टिव लेंस बनाने के लिए L1 भी ले सकते हो, L3 भी ले सकते हो, क्योंकि दोनों का अपर्चर क्या है, छोटा है। बट प्रॉब्लम है, एक की पावर कम है 60 और एक की पावर क्या ज्यादा। बेटा अगर लैब में ना, बायो लैब में इस्तेमाल करोगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो आगे स्लाइड के सामने जो लेंस रखता है उसको बोलते हैं
ऑब्जेक्टिव लेंस, उसकी पावर ज्यादा होनी चाहिए। अरे उसी में 15x लिखा होता है, तो पावर ज्यादा होने का मतलब ये डायरेक्टली कौन सा लेंस हो जाएगा, L3, क्योंकि इसकी पावर दे रखी है 10D। तो ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे भाई, L3। अब बात कर लेते हैं आईपीस बनाने के लिए। आईपीस बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, तो काफी बच्चों को लगता है आईपीस बनाने के लिए तो बड़े लेंस का इस्तेमाल करेंगे। भाई काफी जनों को लगता है आईपीएस बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, बड़े लेंस का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता भाई। अगर आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप ध्यान से देखा हो बायो लैब वाला, तो आपको पता होगा आगे का लेंस और पीछे के लेंस में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, थोड़ा ही डिफरेंस होता है, और वो इतना डिफरेंस नहीं होता। अगर यहां लिखा होता ना एक लेंस के आगे 1.2 सेंटीमीटर, में उसको आंसर को टिक कर देता आईपीएस बनाने के लिए, बट यहां लिखा है 1 सेंटीमीटर और अगला लिखा है 8 सेंटीमीटर। चाहे बायो वाला बच्चा हो चाहे मैथ्स वाला बच्चा हो, उसको पता है भाई 1 सेंटीमीटर के लेंस और 8 सेंटीमीटर के लेंस में जमीन आसमान का अंतर होता है। 1 सेंटीमीटर लेंस जो है एक्सेप्टेबल है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए यूज कर लूंगा, 8 सेंटीमीटर का लेंस बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। इतना बड़ा लेंस कहां देख लिया, अरे बेटा इतना बड़ा लेंस तो हो ही नहीं सकता, तो ध्यान रखना भाई। आई पीस बनाने के लिए कुछ बच्चे L2 को टिक मारते हैं, लेकिन इसका रियल आंसर जो होता है वो L1 ही होता है। दोनों लेंस क्योंकि ऑलमोस्ट सेम ही होता है, थोड़ा सा ही माइनर डिफरेंस होता है, लेकिन यहाँ पर कोई डिफरेंस दे नहीं रखा था ज्यादा, तो हमने लिया नहीं, और इसको अगर L2 को कंसिडर करूंगा तो ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, टेलीस्कोप के बारे में बात कर लेते हैं। टेलीस्कोप तो बच्चा है, टेलीस्कोप से दूर की चीजें देखते हैं, तो इसमें भी दो लेंस होते हैं, एक बड़ा लेंस होता है, बहुत बड़ा होता है। अच्छा टेलीस्कोप में जनरली बहुत बड़ा लेंस होता है, अगर रियल में भी देखा होगा, बाइनोकुलर में भी देखा होगा, तो आगे का लेंस बहुत बड़ा होता है। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन मूवी में भी था ना, ठीक है। तो ये होता है आपका ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, और ये वाला जो होता है ये वाला आपका हो जाता है आई पीस करके हो जाता है। अब यहां पर ऑब्जेक्टिव तो भैया नो डाउट मैं बिल्कुल टेंशन नहीं लूंगा, ऑब्जेक्टिव लेंस वो लेंस बनाएंगे जो बहुत बड़ा, और बहुत बड़ा एक ही लेंस है L2, क्योंकि इसका अपर्चर कितना है 8 सेंटीमीटर। आई पीस के लिए, आई पीस के लिए भाई सिंपल सी बात है, आई पीस के लिए बनाने के लिए हम लोग वो लेंस बनाएंगे जिसकी पावर बहुत ज्यादा हो, क्योंकि टेलीस्कोप को जब भी देख सकते हो आप जब पावर बहुत ज्यादा होगी, अदरवाइज तो आप देखना ही क्या पड़ेगा, तो L3 करके, ठीक है। तो टेलीस्कोप में ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव तो बहुत बड़ा होगा, आईपीस की पावर ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि कम पावर वाला, अगर कोई बच्चे बोलेंगे L1 क्यों नहीं यूज करे, बेटा कम पावर वाला इस्तेमाल करेगा तो देखेगा कैसे, टेलीस्कोप से तो बहुत दूर की चीजें दिख जाती है वैसे। चलिए स्क्रीनशॉट आगे, स्क्रीनशॉट आगे, किसी बच्चे को दिक्कत हो रही हो थोड़ी सी स्लो करके रिपीट करके देख लेना, ऐसा कोई नहीं है कि नहीं कर सकते। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात कर लेते हैं। 2022 3 नंबर का क्वेश्चन, जैसा कि बोल ही रहे 3 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। An object is placed in front of a concave mirror और फोकल लेंथ दे रखी है आपको 20 सेंटीमीटर, ठीक है, प्लस जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। द इमेज, ठीक है मैं लिख लेता हूँ, वैसे कॉनकेव के केस में फोकल लेंथ याद रखना माइनस की लिखी जाती है, चाहो तो डायग्राम भी बना सकते हो। कॉनकेव का डायग्राम कुछ इस प्रकार बनता है ना, ये हो गई कॉनकेव हो गई। कह रहे हैं द इमेज इज फॉर्म्ड 3 टाइम्स द साइज ऑफ द इमेज, यानी कि इमेज जो है 3 टाइम्स है द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है, सॉरी यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो HI/HO की वैल्यू कितनी आ गई 3, इसी को हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। 2022 में रे ऑप्टिक्स ने कमाल कर दिया था। अब देखो आगे की लाइन देखो, अब आगे की लाइन तो वैसे बच्चों को पता है, आगे क्या करते हैं, ये बराबर हो जाता है आपके किसके, माइनस का V/U, क्योंकि मिरर का केस है तो माइनस का V/U होगा, बाकी फिर मैं V फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल दूंगा। बट उसने क्या बोल दिया, कैलकुलेट 2 पॉसिबल डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव, ऐसा है 2 पॉसिबल डिस्टेंस निकाल के दिखाओ ऑब्जेक्टिव के, यानी कि U की वैल्यू 2 बार निकाल के दिखाओ। तो बेटा ऐसा है मैग्निफिकेशन, यानी कि जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू 3 आई है, ये प्लस की भी हो सकती है और माइनस की भी हो सकती है। अब कोई बच्चा बोलेगा प्लस और माइनस कैसे आ गया, कॉनकेव के केस में लिख लेना, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया है इसका मतलब इमेज जो बनती है वो वर्चुअल बनती है। कैसी बनती है, वर्चुअल। और मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव आ गया, मैग्निफिकेशन कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया, तो जो इमेज बनेगी वो कैसे बन जाएगी आपकी, रियल बन जाएगी। इसलिए अगर वो 2 केस के बारे में बात कर, अगर देखो कुछ नहीं बोलता तो मैं V की वैल्यू पॉजिटिव ले लेता, M की वैल्यू सॉरी पॉजिटिव ले लेता, बट उसने 2 बोला है तो भैया ऐसा है, रियल इमेज भी हो सकती है, मैग्निफिकेशन रियल भी हो सकता है और वर्चुअल भी हो सकता है, V रियल भी हो सकता है और V वर्चुअल भी हो सकता है, तो दोनों केस को कंसिडर किया जा रहा है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं। तो M की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब क्या करे भाई, इसका मतलब कुछ मत करो, इसका मतलब है 2 केस बनाओ, एक M की वैल्यू प्लस की 3 ले लो और एक M की वैल्यू माइनस की 3 ले लो। M का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, माइनस का V/U, और इसका भी क्या हो जाएगा माइनस का V/U करके। तो V की वैल्यू निकालोगे तो माइनस का 3U, और यहाँ V की वैल्यू निकालोगे माइनस से माइनस कट जाएगा तो प्लस का 3U करके आ गया। चलिए आगे बात करते हैं।
v की वैल्यू एक बार माइनस का 3u आ गई, एक बार किसकी आ गई आपकी प्लस का। फटाफट सोल्व करते हैं। 1 अपॉन में v प्लस का 1 अपॉन में u विच इज इक्वल टू 1 अपॉन में f। मिरर के केस में बीच में प्लस का आता है, याद रखना। v की वैल्यू माइनस का 3u प्लस का 1 अपॉन में u। फोकल लेंथ दे दी है माइनस का 20 सेंटीमीटर, ठीक है। कॉनकेव के केस में माइनस का 20 होता है, इसलिए माइनस का 20 लगा लिया। इसे सोल्व कर लेंगे, आ जाएगा एलसीएम 3u करके आ जाएगा, माइनस का 1 ऊपर और उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस का 1 बाय 20, तो हो जाएगा बेटा 3 में 2 गया तो 2 बाय 3u विच इज इक्वल टू माइनस का 1 बाय 20। तो u की वैल्यू आ गई आपकी माइनस का 40 बाय 3 सेंटीमीटर। अगला केस भी देख लेते हैं वही 1 बाय v प्लस का 1 बाय u विच इज इक्वल टू 1 बाय f। 1 बाय 3u प्लस का 1 बाय u विच इज इक्वल टू 1 बाय माइनस का 20। तो 3u एलसीएम आ गया, 1 प्लस का 3 यानी कि हो जाएगा आपका माइनस 1 बाय 20। 4 टू जा 80 यानी कि u की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 80 बाय 3 सेंटीमीटर। एक बार मैच कर लेना सारे के सारे, सिंपल सा दी। अच्छा, क्वेश्चन का कैलकुलेशन में ध्यान मत दो। मैं अगर आपकी जगह होता है एज अ स्टूडेंट, क्वेश्चन के पीछे छुपे कंसेप्ट को ध्यान दो। इसमें खाली एक ही कंसेप्ट था, दो इमेज निकालने के लिए मैग्निफिकेशन एक बार प्लस की लो और एक बार माइनस की। और जो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंने लिख भी दिया, अगर प्लस का हुआ तो वर्चुअल और माइनस का हुआ तो रियल इमेज। चलिए भैया आगे 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 बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे, किसी के लिए नहीं रुकेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टार्टिंग हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस, ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव आई पीस आर ये एंड ये। पहले मैं लिख लेता हूँ, एफ ओ दे रखा है, कितना दे रखा है 1.25 सेंटीमीटर, और एफ ई दे रखा है आपको आई पीस का दे रखा है 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट related to the objective in order to obtain an angular magnification of 30 in normal adjustment। अभी हो गया ये थोड़ा सा दिक्कत। माइक्रोस्कोप बोल रखा है, दो लेंस दे रखे हैं, और भाई अगर दो लेंस दे रखे हैं तो माइक्रोस्कोप का मतलब है कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप का 99.9% बच्चों को पता है, फॉर्मूला होता है वीओ अपॉन में माइनस का यूओ इन ब्रैकेट 1 प्लस का डी बाय एफ ई। क्या गलत लिखा है? सही है, पढ़ रखा है फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है, मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, कैसे छोड़ देंगे इसे। क्या रहा है यहां पर 2017 में जब ये क्वेश्चन 3 नंबर का आया था, ये लिखा था नॉर्मल एडजस्टमेंट। अब कोई काफी बच्चों को जो जिन्होंने मेहनत कर रखे, जो पढ़ाई करते हैं, उनको पता है नॉर्मल एडजस्टमेंट तो टेलीस्कोप के केस में होता है। टेलीस्कोप में जब नॉर्मल एडजस्टमेंट होता है तो फाइनल इमेज कहां पे बनती है? इन्फिनिटी में बनती है। बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी ऐसा हो सकता है, और अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में नॉर्मल एडजस्टमेंट आ जाए, इस फॉर्मूले में से 1 गायब हो जाता है, यानी कि नॉर्मल एडजस्टमेंट का जो फॉर्मूला होगा वीओ अपॉन में माइनस का यूओ डी बाय एफ ई होता है खाली। इतना ध्यान रखना बेटा, ये केस किसके लिए? आपके नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक है, नॉर्मल एडजस्टमेंट करके। अब 99% बच्चों ने 2017 में, 99 तो खैर थोड़ा ज्यादा हो गया, 59 कर लेते हैं, एक काम करते हैं, ठीक है। तो 59 बच्चों ने 2017 में भैया यही एक गलती कर दी थी कि उनको लगा ये नॉर्मल केस है, उन्होंने वैल्यू पुट करी। यहाँ पर देखो सारी वैल्यू गिवन होगी, वो आप भी समझ जाओगे। वैल्यू पुट करके उनका कुछ आंसर आ गया, आंसर सबका गलत हो गया। अब देखो भाई नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला फॉर्मूला पुट करता हूँ। कह रहा है एंगुलर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 30 है, पुट कर ली 30। वी ओपन में माइनस का यूओ डी नियर पॉइंट होता है 25 होती है वैल्यू। एफ ई की वैल्यू 5 दे रखी है, तो भाई सोल्व करोगे 5 बने 25, 5 एक 30, यानी कि 6 इक्वल टू वी ओपन में कितना आ जाएगा? माइनस का यूओ। तो वी ओ की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 6 यूओ। ये निकल के आ गया वीओ और यूओ के बीच में रिलेशन। मुझे क्वेश्चन में क्या निकालना है? तो क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है? फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू द ऑब्जेक्टिव। अरे हमें मत समझा क्या पूछ रहा है, यूओ की वैल्यू पूछ रहा है, ऑब्जेक्टिव पोजीशन पूछ रहा है। ऑब्जेक्टिव के केस में, आई पीस के केस में पूछता तो यू ई निकालना होता, वो भी निकाल लेते, ठीक है। यूओ निकालने में क्या दिक्कत है? रिलेशन बन गया, लेंस का फॉर्मूला लगा लो भाई, 1 बाय वीओ प्लस का 1 बाय, सॉरी प्लस लगा दिया, 1 बाय वीओ माइनस का 1 बाय यूओ विच इज इक्वल टू 1 बाय एफओ। अच्छा क्वेश्चन मार्क है बेटा, गलती से कुछ और मत लिख देना। वीओ की वैल्यू कितनी निकल के आई है? माइनस का 6 यूओ, तो हो जाएगा माइनस का 6 यूओ माइनस का यूओ एफ ओ। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव कितना दे रखा है? 1.25। इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 6 यूओ, ये हो जाएगा -1 माइनस का 6 विच इज इक्वल टू 1.25। तो माइनस का 7 अपॉन में 6 यू नो ओ विच इज इक्वल टू 1 बाय 1.25। डेसिमल हटाना, ऊपर 100 लगाना, कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। 4/5 आ गए, तो यानी कि हो जाएगा आपका माइनस का 7 अपॉन में 6 यूओ विच इज इक्वल टू 4/5, और यूओ की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 7 मल्टीप्लाई 5 बाय 4 मल्टीप्लाई 6। इसको कोई बच्चा जो जल्दी से सोल्व करके बता सके कितना आएगा?
7/6 5/4, कोई भी बच्चा? नहीं, कैलकुलेशन तो तुम्हें करनी है बेटा। ये अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से आएगा 1.46 सेंटीमीटर, लेकिन एक बार क्रॉस चेक सारे के सारे जरूर कर लेना, ठीक है, क्योंकि कई बार कैलकुलेशन जल्दीबाजी में कराई हुई थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि भैया ऐसा है, फास्ट कैलकुलेशन आपके लिए की जा रही है, फास्ट कैलकुलेशन आपके लिए की जा रही है, तो थोड़ा देख लेना, ठीक है। तो 1.46 या किसी का थोड़ा ऊपर नीचे हो तो चलेगा, थोड़ा ही ऊपर नीचे होना चाहिए, 1.46 का 4.16 में तो बता देना। चलिए एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, इसको भी इजी है एकदम। अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान 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 प्रस्थान, आ गए और छा गए, लवली क्वेश्चन की स्टार्टिंग हो गई। अच्छा, यहाँ पर जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं ना, सारे के सारे बोर्ड प्री बोर्ड के एग्जाम से लिए गए, बोर्ड प्री बोर्ड को भी कंसिडर किया गया है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको, ठीक है, पीवाईक्यू सब सब लपेट दिए गए। सीबीएसई, अच्छा कंसिडर खाली सीबीएसई को किया गया, कोई प्राइवेट स्कूल के बच्चे के प्री बोर्ड को कंसिडर नहीं किया गया। उसमें क्या है, वो तो टीचर अगर चंगा तो क्वेश्चन हो जाएगा बढ़िया वाला, ठीक है। वैसे लाइन कुछ और बन रही थी ना, टीचर अगर चंगा, बट ठीक है लाइन को छोड़ देते हैं, क्वेश्चन में रहते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, कह रहा है अ कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट इज इंटरसेप्टेड बाय अ स्लैब ऑफ थिकनेस टी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, बाय व्हाट डिस्टेंस इज द कन्वर्जेंस पॉइंट शिफ्टेड। क्या बोल दिया ये कन्वर्जेंस पॉइंट शिफ्टेड? तो कह रहा है रे आ रही थी चुपचाप, कन्वर्ज हो रही थी, ठीक है, बीच में पंचायती करके किसी ने एक शीट घुसा दी, ट्रांसपेरेंट शीट, जिसकी थिकनेस दे रखी है टी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है म्यू। तो भैया बच्चे बच्चे को पता है, अगर आप ऐसा कुछ चमत्कार करोगे तो चमत्कार होगा, तो भैया जो इमेज है ना, वो इमेज अब आई में ना बन के थोड़ी सी या तो आगे बनेगी या थोड़ी सी पीछे बनेगी। अभी 2 मिनट पहले एक ऐसा क्वेश्चन कराया था, मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ, बना के दिखा देता हूँ आज ना, थोड़ा सा चलो करते हैं, थोड़ा एडवांस लेवल करते हैं। मैं यहाँ पे नॉर्मल शिफ्ट करता हूँ, यहाँ पर भी मैं आराम से बिंदास होके नॉर्मल शिफ्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। अब हमें पता है रे रेयर मीडियम से डेंसर में जाती है तो कहाँ मुड़ती है, टूवर्ड्स ही नॉर्मल, तो ये भी हो जाएगी थोड़ी टूवर्ड्स ही नॉर्मल। तो कहने का मतलब ये है जो फाइनल इमेज बनेगी वो यहाँ पर कहीं बनेगी आई डैश में। पहले इमेज बन रही थी आई वाले पॉइंट में बन रही थी, ठीक है, यहाँ पी लिखा हुआ है क्वेश्चन में तो मैं पी लिख लेता हूँ। अब आई डैश में बन रही है तो हमें यही बताना है, ये निकाल के दिखाना है, डी मान लेता हूँ, चलो क्या निकालते हैं, डी निकाल के दिखाना है। क्वेश्चन में बोला हुआ था क्योंकि बाय व्हाट डिस्टेंस विल द कन्वर्जेंस पॉइंट बी शिफ्टेड, कन्वर्जेंस पॉइंट बी शिफ्टेड का मतलब कितना शिफ्ट हो गया। अब कुछ बच्चे इसका आंसर याद कर लेते हैं, कुछ बच्चे इसको सोल्व करते हैं, भिन्न भिन्न वेबसाइटों में भिन्न भिन्न तरह का आंसर दे रखा है, बच्चे परेशान रहता है कि क्या करूं, रट्टा मार लूं, जनरली एमसीक्यू का ये क्वेश्चन होता है। तो भैया ऐसा है, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं, हमें है ना, जब तक हम है तो क्या गम, टेंशन क्यों लेने की, हम करवा देंगे। यहाँ पर शिफ्टिंग हो रही है इमेज, ये तो मुझे समझ आ गया, शिफ्टिंग होने का लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये आपने जो ये थिकनेस टी ट्रांस स्लैब डाली है, ये स्लैब की वजह से शिफ्टिंग हो रही है। शिफ्टिंग याद करो, एक फॉर्मूला होता था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, याद आ रहा है, रियल डेप्थ अपॉन में एपरेंट डेप्थ आएगा, आगे भी एक क्वेश्चन ऐसा आएगा, मैं वो भी बता दूंगा। रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ, पानी में रिफ्रैक्शन होने के कारण जो अंदर की इमेज थी भैया वो अलग जगह बनती थी, एक्चुअल में यानी कि पानी की जो डेप्थ होती है, बाल्टी की गहराई होती है, वो गहराई उतनी ना दिखे, थोड़ी कम दिखती है, उसको बोलते हैं रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। उसका फॉर्मूला होता था म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ या रियल इमेज मान लेते हैं अपॉन में एपरेंट इमेज। डेप्थ लिखना चाहो तो डेप्थ लिख लेना, मेरे को ऐसा कोई संकोच नहीं है भैया, इंग्लिश लिखो ना लिखो, किसी भी दुनिया के किसी फिजिक्स के टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ता, कंसेप्ट आना चाहिए, सही आंसर आ जाए, टीचर कहता है इंग्लिश ना भी लिखो, है ना। हिस्ट्री का पेपर नहीं कर रहे कि पूरा पूरा पैराग्राफ भरना पड़ जाएगा। अब देखना आराम से, इसका म्यू म्यू ही दे रखा है, रियल इमेज, वैसे तो आप चाहो तो ये डिस्टेंस ले सकते हो, बट कोई बच्चा अगर दिमाग लगाएगा तो यहाँ पे शिफ्टिंग होगी, किसकी वजह से रही है, इस स्लैब की वजह से हो रही है। तो भैया स्लैब के अंदर जितनी शिफ्टिंग होगी उतनी शिफ्टिंग का होगी बाहर होगी, याद रखना। मतलब मैं थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ, मतलब कुछ ऐसा मान के चल लो कि भाई ऐसा है, ये हो गया एक लेंस है, प्रिज्म है, सॉरी, यहाँ से रे आई, यहाँ से रे आई, ये बैंड हो गई। तो भैया यहाँ पर अगर एंगल मान लो 15 डिग्री बना है, और यहाँ पर अगर एंगल, ठीक है, ये 15 डिग्री बना है, और यहाँ पर जितना भी एंगल बना है, तो बेटा इस 15 डिग्री का इम्पैक्ट डायरेक्टली कहाँ पर पड़ेगा, आगे बढ़ेगा। अगर यहाँ 15 डिग्री नहीं होता, यहाँ पर होता 50 डिग्री, तो बच्चे को पता है रे यहाँ पर नहीं होती, ये रे कहीं थोड़ी सी क्या हो जाती, आगे शिफ्ट हो जाती, मुड़ जाती। एग्री करते हो कि नहीं करते? अंदर के इम्पैक्ट डायरेक्टली कहाँ पड़ता है, बाहर पड़ता है। आज अगर पढ़ाई करोगे तो इम्पैक्ट कहाँ मिलेगा, बोर्ड में मिलेगा, सेम यहाँ पर भी ऐसी है।
यहां जितनी शिफ्टिंग भी होगी बाहर भी क्या हुई होगी, सेम टू सेम शिफ्टिंग भी होगी, इतना ध्यान रखना, ठीक है। अगर लेजर लाइट चला रहे हो, अगर आपने 1 डिग्री लेजर लाइट को मोड़ दिया, दीवार में मान लो बिम पड़ रही है, बिम समझते हो ना, डॉट पड़ रहा है लाल रंग का लेजर लाइट के जरिए, 1 डिग्री मोड़ने के साथ ही वो नीचे झुक जाएगी। नीचे अगर आपने झुका दिया तो बहुत ज्यादा नीचे झुकेगी, ये बात सबको पता है। तो भैया इंपैक्ट यहीं से जितना यहाँ पे कैलकुलेट होगा सामने भी उतना ही कैलकुलेट होगा। तो मैं अंदर निकाल लेता हूँ कितनी शिफ्टिंग हुई है। तो रियल इमेज मान लेते हैं, रियल डिस्टेंस मान लो, मैं फिर बोल रहा हूँ कुछ भी बोल सकते हो उसकी जगह, टी मान लेता हूँ उसकी जगह, क्योंकि टी ही दे रखा था, रियल इमेज यही थी। अपरेंट मुझे पता नहीं है, तो अपरेंट को मैं ए आई मान लेता हूँ। क्या मान लेते हैं? ए आई। ए आई थोड़ा अजीब वर्ड हो गया क्या? ए आई की जगह कुछ और मान लेते हैं। अपरेंट इमेज को लेट कर लेते हैं, क्या लेट करें, जेड लेट कर लेते हैं, तो जेड मान लेते हैं। जेड की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो क्या आ गया, टी बाय म्यू। इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। हमें निकालना है शिफ्टिंग का, तो बेटा याद करो वहां पर एक फॉर्मूला होता था नॉर्मल शिफ्ट का। नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला होता था रियल इमेज या रियल डेप्थ। अभी फिलहाल मैं इमेज लिख रहा हूँ, डेप्थ भी लिख सकते हैं। डेप्थ इसलिए लिख रहा है क्योंकि वहां गहराई के बारे में बात होती है, यहाँ पे गहराई नहीं आ रही है। तो रियल इमेज माइनस का अपरेंट इमेज, ठीक है। तो रियल इमेज तो आपको पता ही है, रियल इमेज को हमने क्या मान रखा है, टी, माइनस का अपरेंट इमेज, अपरेंट इमेज को हमने क्या माना है, जेड। तो हो जाएगा जेड की वैल्यू डाल दो, टी माइनस का टी बाय म्यू, तो हो जाएगा टी इन ब्रैकेट 1 माइनस का 1 बाय म्यू। और यही है बेटा इसका फाइनल आंसर, नॉर्मल शिफ्ट यानी कि डी की वैल्यू, क्योंकि अंदर जितना शिफ्ट होगा बाहर भी क्या होने वाला है, सेम टू सेम शिफ्ट होने वाला है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे गूगल की हेल्प लेते हैं उन बच्चों को अच्छे से पता है कि इसका आंसर डायरेक्ट लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको एक इजी एक्सप्लेनेशन के साथ एक्सप्लेन किया गया क्वेश्चन। डन, चलिए आगे प्रस्थान करते हैं। आ गए कुछ हल्के क्वेश्चन, कुछ रिपीटेड क्वेश्चन, कुछ डेरिवेशन टाइप वाले क्वेश्चन। क्या कह रहा है, यूजिंग एप्रोप्रिएट रे डायग्राम रिलेशन फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर इन टर्म ऑफ रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ। जैसा कि अभी 2 मिनट पहले बताया ही है, रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ वाला केस है ना, ये डेरिवेशन कर लेना भाई। डेरिवेशन यानी कोई डेरिवेशन सेशन वाले में कर रखी है, खाली डायग्राम बना के आपको बता देते हैं। ये डेरिवेशन ये वाली होती है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, ये वाटर भरा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये मान लेते हैं ऑब्जेक्ट, इसकी रेंज आती थी कुछ इस तरह से और ये बैंड हो जाती थी, है ना, डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बैंड हो जाती थी। और इसकी अगर बैक साइड लेके आओगे तो फाइनल इमेज यहाँ बनती थी। इसे बोलते थे रियल इमेज एक्स, इसे बोलते थे अपरेंट इमेज वाई, और इनके बीच में रिलेशन होता था एक्स बाय वाई करके। ये वाली डेरिवेशन है, तो देख लेना भाई, 3 नंबर की डेरिवेशन बहुत बार आती है, इसलिए मैंने यहाँ पे ईयर लिखा हुआ है, 2024 के पेपर में आई थी, बट ये बहुत बार आती है, बहुत बार। तो देख लेना है डेरिवेशन को भी। आगे 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 आ गए और छा गए। With the help of a ray diagram, explain the phenomena of TIR, total internal reflection. Again, theoretical topic है, कोई बड़ी बात नहीं है। Total internal reflection क्या होता है, रे रिफ्रैक्ट ना करके रिफ्लेक्ट कर जाती है, दिस इज नोन एज TIR, total internal reflection। ठीक है, कुछ याद होगा, इसमें क्रिटिकल एंगल बनता था, रे को जाना तो चाहिए कुछ इस तरह से, रिफ्रैक्शन करना चाहिए, बट रे जो होती थी वो रिफ्रैक्शन ना करके क्या हो जाती थी, वापसी उसी सरफेस में आ जाती है। इसको बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। डायग्राम बना ला। आगे कह रहा है ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन द क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ टू मीडियम। तो भाई सभी को पता है फॉर्मूला होता है sin IC = 1/म्यू करके। तो इसका देख लेना, TIR का कोई बड़ी बात नहीं है, या फिर आपने हमारी वाली उस वीडियो से देख लेना, वहां पे जहाँ पे सारे फॉर्मूले समझाए गए। यहाँ पे थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप देखते हैं। कह रहे हैं 5 नंबर का क्वेश्चन है, देखना 5 नंबर का क्वेश्चन, ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द राइट एंगल आइसोस्केलस प्रिज्म। याद आ रहा होगा, जिसकी दो साइड क्या होती है, इक्वल होती है, उसको बोलते हैं आइसोस्केलस प्रिज्म। राइट एंगल यानी कि एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, कैन बी यूज्ड टू डाइवर्ट द रे थ्रू 180 डिग्री। भैया पहले पार्ट का आंसर देख लो, इसमें बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। कुछ इस प्रकार बनता है, ये रहा आपका 90 डिग्री, तो बचे हुए एंगल कितने हो गए, 45 और 45। आइसोस्केलस की कंडीशन होती है, दो साइडें बराबर, तो इस तरीके से होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे कह रहा है डेविएट द रे 180 का मतलब है ऑब्जेक्ट को कुछ इस प्रकार रखो कि इमेज 180 डिग्री में डेविएट हो जाए। अब देखो इसका क्या मतलब है, यहां पर अगर आप ऑब्जेक्ट यहां पर रखते हो ए और बी, इसकी रे अंदर कुछ इस प्रकार जाएगी, सीधी अंदर मुड़ती है ऐसे, TIR के कारण मुड़ती है, याद रखना, मैं रीजन में बता रहा हूँ मुड़ किसकी वजह से रही है। तो ये वाली रे कुछ इस तरह से हुई और इमेज क्या हो गई, बैंड हो गई, A डैश B डैश। तो पहले ऑब्जेक्ट ऊपर था, ठीक है, ए यानी कि इसका सर ऊपर था, एंड देन सर कहाँ आ गया, नीचे। तो टोटल में एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। कितना हो गया, 180 डिग्री। ये प्रिज्म की कंडीशन TIR की है। ठीक है, दूसरा पार्ट किसका है, दूसरा पार्ट भी देखते हैं। डेविएट थ्रू अ एंगल ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री में आइसोस्केलर प्रिज्म को कुछ इस तरह से रखना, पहले वाले में 90 डिग्री इधर रखना, इसमें 90 डिग्री इस तरफ रख देना।
ये एंगल हो गया 45, ये एंगल भी कितना हो गया आपका 45। तो इस केस में रे कुछ इस प्रकार जाएगी भाई सीधी, TIR होगा और अंदर ही अंदर क्या हो जाएगी आपकी बैंड हो जाएगी कुछ इस प्रकार AB A डैश B डैश। कुछ ज़्यादा समझदार बच्चे जो होते हैं ना वो यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, एंगल बनाते हैं 45। आपकी मर्जी है, बनाना है बना लो, नहीं बनाना कोई फर्क नहीं पड़ता, खाली ये 90 डिग्री को डिनोट जरूर कर देना, बाकी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर अगर आप देखोगे रे ऐसे थी, अब रे इस तरह से हो गई, यानी कि एंगल कितना बन गया 90 डिग्री। ठीक है, लास्ट केस देख लेते हैं, इन्वर्ट द रे। अब भैया इन्वर्ट द रे में ना कुछ बच्चे इसी को बना के आ जाते हैं, वैसे ये आंसर सही है ऐसी बात नहीं है, इसको भी बना सकते हैं, बट ऐसा है कि अभी लर्निंग स्टेज में चल रहे हैं तो सीख ही लेते हैं। इन्वर्ट द रे में प्रिज्म को रखा जाता है कुछ इस प्रकार, ठीक है, ये हो गया यहाँ पर 90 डिग्री होता है, ये आप बचे हुए आपके 45 हो गया 45 डिग्री, ठीक है, और ये भी अपना कितना हो गया 45 डिग्री। रे यही ए से लेके बी, रे जाती है एकदम सीधी इस तरह से, इस तरह से, इस प्रकार एंड देन इस प्रकार ए डैश बी डैश। ठीक है, तो यहाँ पर रे क्या हो रही है इन्वर्ट हो जा रही है, वैसे इसे 180 डिग्री में कंसीडर कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो तीनों के तीनों डायग्राम को थोड़ा ध्यान रखना, क्लियर। चलिए 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 14 डायग्रामेटिकली शो दैट, डायग्रामेटिकली शो करो फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, डिफाइन एंगल ऑफ डेविएशन केस एंड स्मॉल इंसिडेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन दी है, प्रिज्म की डेरिवेशन है, कर लेना सारे के सारे बच्चे, क्योंकि डेरिवेशन वाला लेक्चर में देख लेना, खाली PYQ में आर्क है 5 नंबर का 2014 में, इजी आता था उस टाइम, एक ही बार ऐसा हुआ था, लेकिन इसके साथ कोई न्यूमेरिकल भी अटैच होता है तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इस तरह का क्वेश्चन आर्क था, तो ये डायरेक्टली डेरिवेशन है, डेल्टा इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट म्यू माइनस का 1 करके, ठीक है। तो इसको डेरिवेशन को खुद से देख लेना, अगेन 2013-16 तो मैंने खाली ऐसे लिख दिया भाई, इसके बाद 17, 18, 19, 21 को छोड़ दो, 22, 23, 24, 25 भी लिख डालता, क्योंकि अभी हाफ ईयरली के पेपर हुए थे, सबने देख लिया होगा। प्री बोर्ड में धप्पा करेगा, ये भी देख लेना, बोर्ड में हो सकता है धप्पा कर जाए। मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है 5 नंबर का, हर एक टीचर बोलते ही है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की एक्सप्रेसिव मैग्नीफाइंग पावर यूजिंग अ लेबल रे डायग्राम, फाइनल इमेज फॉर्मेट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंग विजन, यानी कि आपको टेलीस्कोप की वो वाली डेरिवेशन करनी है जहां पर फाइनल इमेज कहाँ पे बनती है आपकी, कुछ इस प्रकार होती है टेलीस्कोप की डेरिवेशन, नियर पॉइंट में बनती थी। कहां पर बनती थी, नियर पॉइंट में। तो थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं ताकि सारे के सारे बच्चे डेरिवेशन, क्योंकि मेरे को लगता है ये डेरिवेशन ऑलरेडी सबने कर रखी होगी। यही इसका पॉइंट होता रहा, इसे ऑब्जेक्टिव बोलते रहे, ठीक है, एंड ये होता रहा आपका आई पीस। तो यही हो ए डैश बी डैश एंड यहाँ पे एफ ई होता था, ठीक है, मैंने फाइनल में फॉर्म एट द लीस्ट डिस्टेंस, तो ये एफ ई होता था, यानी कि आई पीस थोड़ा आगे होता था, तो ये इमेज कुछ इस प्रकार बैक साइड बन जाती थी, यहाँ पर बनती थी ए डैश बी डैश। वो इन्फिनिटी केस वाला मत कर लेना गलती से भी, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है तो इसको भी देख लेना। चलिए आ गए भाई लास्ट क्वेश्चन में आ गए, आज की वेब पूरी की पूरी ये जो सीरीज चल रही है, आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। इसमें बहुत सारे पार्ट है वैसे तो, बट इजी है। पहला, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ रीजन हाउ पावर ऑफ डाइवर्जिंग लेंस चेंजिंग व्हेन इट इज केप्ट इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन दैट ऑफ द लेंस। भैया ऐसा है, लेंस मेकर फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू μ2/μ1 माइनस का 1/r1 माइनस का 1/r2। ये नॉर्मल केस है एयर के केस में। कौन सा केस है, एयर का। एक्सप्लेन विद द रीजन हाउ पावर ऑफ डाइवर्जिंग लेंस, अरे 1/f को पावर बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस है, ये फोकल लेंथ नेगेटिव निकल के आई होगी, फोकल लेंथ क्या होने वाली है नेगेटिव, तो पावर भी क्या होगी नेगेटिव होगी। चेंज बताना है पावर कैसे चेंज जाएगी, इट इज केप्ट इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन दैट ऑफ अ लेंस, यानी कि कह रहा है अब इसको एयर में ना रख के किसी मीडियम में रख दिया गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अच्छा μ1 का मतलब ही मीडियम होता है, रखना क्या होता है मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है। तो देखो भैया नई पावर को नए मार्कर से लिखते हैं, नई पावर जो निकल के आएगी 1/f μ2/μ1 माइनस का 1 है, एलसीएम ले लेना। अगर आप एलसीएम सही से लोगे ना बेटा तो यहाँ पर जो आएगा ये आ जाएगा आपका μ1 ही आ जाएगा, μ2 माइनस का μ1। अब ध्यान से देख लो, जो बच्चे हमारे भोले भाले हैं, μ1 की वैल्यू ज्यादा है, अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है, कम में से ज्यादा घटाओगे तो नेगेटिव का फंक्शन आएगा। किसका फंक्शन आएगा नेगेटिव, ऑलरेडी इसकी पावर नेगेटिव थी तो नेगेटिव, देखो ध्यान से, इसको माइनस किया, कम से ज्यादा घटाया तो नेगेटिव, ऑलरेडी वैल्यू नेगेटिव थी, यानी कि एक इसके आगे नेगेटिव आंसर, एक और नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि एक ऐसे मीडियम में डाल दिया जाए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। तो अब
जो पावर निकल के आएगी वो कैसे निकल के आएगी, पॉजिटिव। ठीक है, कैसे निकल के आने वाली है, पॉजिटिव। तो लिख देना भैया, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, कन्वर्जिंग की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा, कन्वर्जिंग, क्योंकि हमें पता है पॉजिटिव जो होती है वो किसके लिए होती है, आपकी कन्वर्जिंग लेंस के लिए होती है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, इंसिडेंट रेड लाइट कह रहा है, इंसिडेंट रेड लाइट डिस्प्लेस्ड बाय अ वायलेट लाइट। मतलब पहले जो था रेड लाइट का इस्तेमाल कर रहा था और आप किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वायलेट लाइट का। तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन किस बात की है, टेंशन तो किसी बात की है ही नहीं। 1/r1 माइनस का 1/r2, ये है पावर। कह रहा है वॉयलेट लाइट का इस्तेमाल कर रहा है रेड लाइट की जगह। तो एक चीज ध्यान रखना भैया, वॉयलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, रेड कलर का क्या होता है आपका, कम होता है। तो वॉयलेट कलर का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो गया और रेड कलर का क्या हो गया, कम हो गया, तो बेटा पावर में क्या फर्क पड़ेगा, पावर जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। तो भैया सिंपल सी बात है, अगर आपने वॉयलेट कलर की इस्तेमाल करोगे तो फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी और जो पावर है वो क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी। सिंपल सादी सरल कहानी। आ जाते हैं भाई मुद्दे पे आ जाते हैं। L1, L2, L3, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लेना, ये L1 और ये L2 लिखा होगा, L2, L3, 60 और 30। मैं आपके लिए पूरा एकदम फ्रेश डायग्राम बनाता हूँ, बिल्कुल फ्रेश डायग्राम, ध्यान से देख लेना। लास्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम मजेदार क्वेश्चन है। 3 लेंस दे रखे हैं, पहला L1, L2, L3। ठीक है, ये फाइनल इमेज बन रही है यहाँ पर, जो कि कितना दूर है, 30 सेंटीमीटर। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहीं, ये कितना दूर है आपका, 60 सेंटीमीटर। आप तो चाहो तो मैच कर लेना, 60 सेंटीमीटर और ये फाइनल इमेज 30 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि इन सबकी फोकल लेंथ दे रखी है आपको 30 सेंटीमीटर, सारे कोएक्सियली रखे हुए हैं। तो बताओ क्या होगा, इसकी फोकल लेंथ भी दे रखी है 30 सेंटीमीटर, इसकी भी 30, इसकी भी 30 सेंटीमीटर। ठीक है, कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव भी होगा। कह रहा है इस प्रकार रखा है, तो बताओ L1 L2 के बीच का, L2 L3 के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, निकाल लेते हैं भाई। यहाँ पे लिखना फॉर L1 के केस के लिए देख लेते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यानी कि U की वैल्यू कितनी है, -60 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितनी है 30 सेंटीमीटर, V निकाल लेते हैं, 1/V माइनस का 1/U विच इज इक्वल टू 1/F, क्योंकि लेंस का केस है। ठीक है, तो ये माइनस की वैल्यू पुट करोगे तो 1/V माइनस माइनस प्लस का 1/60 विच इज इक्वल टू 1/30, यानी कि हो जाएगा 1/V विच इज इक्वल टू 1/30 माइनस का 1/60। तो एलसीएम लोगे तो 60 यानी कि 2 माइनस का 1 यानी कि हो जाएगा आपका 1/60। तो फाइनली इमेज जो बनेगी वो कितने दूर बनने वाली है, 60 सेंटीमीटर। यानी कि ये 60 सेंटीमीटर का जो ऑब्जेक्ट था, इसकी वजह से जो इमेज बन रही है वो यहाँ पर कहीं बनने वाली है। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना होने वाला है, 60 सेंटीमीटर। आराम से देखते रहो। ये हो गई L1 की कहानी। और किसके बारे में बात कर रहा है, L3, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और L3 के केस के लिए देख लेते हैं। ये आपको इमेज दे रखी है, V दे रखा है 30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ आपको दे रखी है 30 सेंटीमीटर, U निकाल लेते हैं। वैसे तो एक चीज ध्यान रखना भैया, इमेज फोकस पॉइंट में बन रही है तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में होगा, बट मैं थ्योरेटिकली भी निकाल के दिखाता हूँ। 1/V माइनस का 1/U विच इज इक्वल टू 1/F, तो 1/30 माइनस का 1/U विच इज इक्वल टू 1/30, 1/30 से 1/30 कट गया, 1/U इक्वल टू 0। तो U की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, इन्फिनिटी। कितनी आ गई U की वैल्यू आपकी, इन्फिनिटी। तो दिक्कत में किसी को, और ये ध्यान रखना जिनको थ्योरी आती है उनको अच्छे से पता है, अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी में बन रही है, सॉरी फोकस में बन रही है, तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो कहां पर होने वाला है, इन्फिनिटी में, यानी कि पीछे का डिस्टेंस यहां कहीं रखा होगा, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। अब बात कर लेते हैं नॉलेज की। नॉलेज क्या है, नॉलेज ये है, ये L2 है, ये L3 है। चलिए दिख रहा है L2 और L3, इसका क्या करे भाई, इसकी जो इमेज होगी वो इसके लिए किसकी तरह बिहेव करेगी बेटा, L2 वाले के लिए ऑब्जेक्ट क्या होगा, जो इसकी इमेज होगी। ठीक है, तो ये इमेज कितना दूर है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये बात करना बड़ा सिंपल है। देखो L2 के लिए मुझे क्या क्या पता है, फोकस पॉइंट पता है कितना है, 30 सेंटीमीटर। इसका ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी में था तो इसकी इमेज कहां पे होगी, तो भैया इसकी इमेज भी कहां पर होने वाली है, इन्फिनिटी, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस ही इन्फिनिटी है। तो V की जगह कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी। U TC निकल के आएगा, बट निकाल के दिखाता हूं, 1/V माइनस का 1/U इक्वल टू 1/F माइनस का 1/U इक्वल टू 1/30। तो U की वैल्यू आ गई आपकी माइनस का 30 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर। याद रखना इसमें सिंपल कंसेप्ट लग रहा है, ऑब्जेक्ट फोकस में इमेज इन्फिनिटी, इमेज फोकस में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, खत्म कहानी। अब पूछ ले क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा था कि ये बताओ L1 और L2 के बीच का कितना डिस्टेंस होगा,
तो L1 और L2 के बीच का डिस्टेंस कितना दिख रहा है भाई? 60 और 30, यानी कि कितना हो गया? 90 सेंटीमीटर। L2 और L3 के बीच का कितना डिस्टेंस है? तो L2 और L3 के बीच का जो डिस्टेंस होगा इन्फिनिटी है, तो लिख देना भैया मे बी ऑफ एनी डिस्टेंस। क्या लिख देंगे? मे बी ऑफ एनी डिस्टेंस। खत्म कहानी। सिंपल सादी सरल कहानी। जिन बच्चों को पता है ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी इमेज फोकस, तो उनके लिए इजी है। क्लियर? तो सारे क्वेश्चन रिपीट जरूर कर लेना। मिलेंगे भाई अगली सीरीज में। फिलहाल के लिए सभी को नमस्कार।